स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, जो भी परीक्षा आगामी है या आने वाले हैं उनके लिए हम लोगों ने एक सीट बनाया हुआ है जिसमें हम लोग उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार का रिव्यू देने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, RNTCP को डिफाइन करना है, जिसे हम लोग हिंदी में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को डिफाइन करना है। तो इसका जो शुरुआत है वो 1993 में होता है। ठीक है, सबसे पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे NTCP के नाम से जानते हैं, उसको लागू किया था 1962 में। उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, उसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने फिर से एक रिवाइज ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को लाया, जिसे हम लोग RNTCP के नाम से जानते हैं, जो 1993 में लागू हुआ था। 1962 में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लाया गया था, यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को लाया गया था, जिसमें बहुत सारी खामियां थी, जैसे उचित प्रबंधन का अभाव था, पर्याप्त फंडिंग का कमी था, दवाई का पर्याप्त आपूर्ति का कमी था। ठीक है, इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लाती है, जो 1993 में लागू हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था, पहला, अच्छी गुणवत्ता वाले स्पुटम माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, यानी स्पुटम का जो अच्छा माइक्रोस्कोपिक परीक्षण होता है उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, जिससे 70% मामलों का पता उसी समय लगाया जा सके। ठीक है, जो क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस रोग होते हैं उसके लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाले स्पुटम जो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण होता है उसको लगाया जाए, जिससे अधिक से अधिक मामले जो है उसी समय क्लियर हो जाए। दूसरा था लघुकालीन कीमोथेरेपी, जो शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी है, उसके द्वारा क्षय रोग के संक्रमित मामलों को कम से कम 85% रोग मुक्त दर प्राप्त करना। ठीक है, टीबी जब होता है तो उसमें कीमोथेरेपी भी दिया जाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो शॉर्ट टर्म में कीमोथेरेपी देकर हम लोग 85% जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं उनको ठीक करने का दर भी इसमें शामिल किया गया था। यानी रिवाइज जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था उसी में 85% रोग मुक्ति दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लघुकालीन कीमोथेरेपी देकर। अगला था सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण सेवाओं का विस्तार करना। सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण के सेवाओं को भी विस्तार करना इसमें लक्ष्य रखा गया था या उद्देश्य था। क्षय रोग के बेहतर तरीके से निदान एवं उपचार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, यानी रिसर्च पे जोर देने का भी इसमें महत्व दिया गया था। अब हम लोग इसमें डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं, तो पहला है 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि तक खांसी रहने पर स्पुटम स्मीयर परीक्षण करवाना चाहिए। ठीक है, स्पुटम स्मीयर जो परीक्षण है या टेस्ट है वो 2 सप्ताह या उससे अधिक दिन तक अगर लगातार खांसी बनी रहती है तब हम लोग करवाते हैं। दूसरा, यदि एक या दोनों परीक्षण पॉजिटिव हो तो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी है, डॉट्स थेरेपी तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर एक या दोनों परीक्षण, ठीक है, 2 परीक्षण किया जाता है, अगर दोनों का दोनों या पहला भी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तब हम लोग को तुरंत डॉट्स का थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगला है, यदि दोनों परीक्षण नेगेटिव आए तो खांसी के उपचार है तो 2 सप्ताह के लिए एंटीबायोटिक देना चाहिए। अगर दोनों परीक्षण निगेटिव आता है, दोनों पॉजिटिव आ गया या एक भी पॉजिटिव आया, तब तो डॉट्स हम लोग देते हैं। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव ना आके निगेटिव आ गया तब हम लोग खांसी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, यानी उसमें टीबी नहीं है। यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए तो वक्ष एक्सरे कराएं। ठीक है, अगर दोनों परीक्षण जो है निगेटिव आ जाता है तब हम लोग को चेस्ट एक्सरे कराने का सलाह देते हैं। यदि एक्सरे पॉजिटिव आए तो टीबी का उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए, यदि निगेटिव आए तो टीबी नहीं है। ठीक है, अगर चेस्ट एक्सरे में भी रिपोर्ट निगेटिव आता है तो टीबी नहीं है। ठीक है, कंफर्म है कि टीबी नहीं है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तब टीबी का उपचार करना चाहिए। अब आते हैं डॉट्स थेरेपी पे। ठीक है, रिवाइज
नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें डॉट्स थेरेपी दिया जाता है, ठीक है, या उसको लागू किया गया था। तो इसका पूरा नाम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, ठीक है। क्षय रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु इस थेरेपी के अंतर्गत सभी दवाइयां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष अवलोकन में दी जाती है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है, ठीक है। डॉट्स का जो पूरा नाम है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष ही देते हैं। अर्थात क्षय रोगी यानी टीबी से जो ग्रसित पेशेंट हैं, दवाइयाँ लेने के लिए अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र आता है, जहां वह वहां मौजूद स्टाफ की मौजूदगी में दवाइयाँ को निगलता है, ठीक है। मतलब सामने हम लोग पेशेंट को दवा खिलाएं, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो पेशेंट जो आते हैं टीबी रोग वाले, उनको हम लोग सामने दवा देने का कोशिश करते हैं या उसको दवा खिलाते हैं। और जो थेरेपी होती है वो दो अवस्था में होती है, पहला है इंटेंसिव फेज और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फेज, ठीक है। इंटेंसिव जो फेज होता है उसमें सभी दवाएं अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्टाफ की उपस्थिति में निकलता है। ये दवाइयां एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है, ठीक है, यानी अल्टरनेट दिया जाता है, एक दिन गैप करके फिर नेक्स्ट डे दवा को दिया जाता है। वह इंटेंसिव फेज में होता है, अर्थात क्षय रोगी सप्ताह में 3 दिन अस्पताल आकर स्टाफ की मौजूदगी में दवाइयाँ लेता है। इंटेंसिव जो फेज होता है डॉट्स का, उसमें एक दिन छोड़कर और दवा दिया जाता है। अगला है कॉन्टिन्यूएशन फेज, जिसमें क्षय रोगी जो होता है वो प्रथम दिन 3 खुराक युक्त पैक सौंप दिया जाता है, जिनमें से प्रथम खुराक तो वह स्टाफ की मौजूदगी में अस्पताल में ही ले लेता है तथा शेष 2 खुराकों को अपने साथ घर ले जाता है, जिन्हें वह बताई गई समय सारणी के अनुसार एक दिन छोड़कर एक दिन लेता है, ठीक है। यानी 3 दवा हम लोग देते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज में, जिसमें एक दवा वहीं पे अस्पताल में ही जो भी डॉक्टर या स्टाफ हैं उनके सामने ले लेना होता है रोगी को, और बाकी जो 2 होते हैं वो डॉक्टर या वहाँ के स्टाफ द्वारा बताया जाता है कि इसको घर पे जाके और समय अनुसार लेना है, ठीक है, जो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लेना होता है। 3 खुराकों को लेने के पश्चात खाली पैक को अगले सप्ताह के प्रथम दिन वह रोगी अस्पताल ले जाता है, जहां उस खाली पैक को जमा कराकर नया भरा हुआ पैक प्राप्त कर लेता है। प्रथम खुराक अस्पताल में ले ली जाती है तथा शेष 2 खुराक को घर रोगी ले जाता है पूर्व के अनुसार, ठीक है। यानी जो खा गया रहता है पेशेंट 2 खुराक और को, तो उसको फिर वो खाली पैकेट को फिर ले जाके और फिर नया ले लेता है, जिसमें पूर्व की तरह ही पहला खुराक जो है वह वहीं स्टाफ की मौजूदगी में खाता है और बाद बाकी 2 जो बचे होते हैं उसको फिर से घर लेके आता है। अगला है डॉट्स प्लस, ठीक है। डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहु औषधियों प्रतिरोध क्षय रोग यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के उपचार करते हैं, ठीक है। यानी जो डॉट प्लस थेरेपी है उसका उपचार हम लोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के तौर पे करते हैं या उसके उपचार में करते हैं। इस थेरेपी प्रदान करने के लिए तृतीयक स्तर के देखभाल केंद्रों जैसे मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों पर डॉट्स प्लस स्तरों पर स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक डॉट्स प्लस केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। डॉट्स प्लस थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज की अवधि 6 महीने, जिसे आवश्यकता अनुसार 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इंटेंसिव फेज के दौरान उपयोग में ली जाने वाली दवाइयां हैं कानामाइसिन, ऑफ्लोक्सेसिन, इथेनामाइड, साइक्लोसेरिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बटूल, ठीक है। ये सब इंटेंसिव फेज वाली दवा होती हैं जो स्टाफ की मौजूदगी में ही खाना होता है, ठीक है, एक दिन बीच करके। और जो कंटिन्यूएशन वाले फेज में होता है जिसमें पहला खुराक रोगी अस्पताल में ही ले लेता है और जो बचे हुए खुराक होते हैं वो घर पे जाके लेता है, उसमें जो दवा आती है वो होती है ऑफ्लोक्सेसिन, इथेनामाइड, साइक्लोसेरिन और इथाम्बटूल। ये अवधि जो होती है कंटिन्यूएशन फेज का वो 18 महीने तक होती है। इस प्रकार डॉट्स प्लस थेरेपी की कुल अवधि 24 से 27 महीने तक होती है, यानी 2 से लगभग 2.5 साल तक ये चलता है। अगला है जेरियाट्रिक नर्सिंग को डिफाइन करना है, ठीक है। जेरियाट्रिक नर्सिंग को, तो जेरियाट्रिक जो नर्सिंग होता है वह वृद्ध व्यक्तियों में बीमारी की रोकथाम तथा उपचार संबंधित होता है। उनके रख रखाव तथा पुनर्वास हेतु भी आवश्यक देखभाल किया जाता है।
जेरियाट्रिक जो नर्सिंग होता है वो वृद्ध व्यक्तियों में बीमार की रोकथाम तथा उपचार, स्वास्थ्य के रखरखाव तथा पुनर्वास हेतु आवश्यक देखभाल से संबंधित होता है। अब आते हैं वृद्धावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला त्वचा में परिवर्तन होता है, त्वचा पे झुर्री पड़ना, ढीला होना, ठीक है, वर्णक यानी पिगमेंट जो होते हैं उनका कमी आना, बालों का सफ़ेद होना, त्वचा शुष्क होना, पसीने की ग्रंथियों में कमी आना, ये सब त्वचीय परिवर्तन होता है। पाचन संबंधी जो होता है, दांत गिरने लगते हैं, लार और अन्य पाचक रसों का स्राव कम होने लगता है, कर्मान कुंचन गति का कम होता है, पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, स्वास्थ्य कलिकाओं का कम होता है और बॉवेल मूवमेंट भी कम होते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह बना रहता है, पेट में गैस वगैरह बना रहता है, पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे एनर्जी नहीं मिल पाता है। आगे है श्वसन तंत्र संबंधित परिवर्तन यानी रिस्पायरेटरी चेंजेस। एल्वेलाई जो होता है वो कम लचीला हो जाता है, फेफड़े की क्षमता कम होती है, गैसीय आदान प्रदान का अप्रभावी हो जाना होता है, कफ रिफ्लेक्स कमजोर होता है, हार्ट बर्न होता है यानी छाती में बर्न जैसे यानी जलने जैसा शिकायत होता है, डायफ्राम की पेशियां कमजोर होती है, फेफड़ों में रक्त आपूर्ति कम होने लगता है। कार्डियोवास्कुलर तंत्र में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो हार्ट का कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है, हृदय की ओर रक्त प्रवाह कम होने लगता है, ब्लड वेसल्स के लचीलापन में कमी आ जाती है और ब्लड वेसल्स के वाल में कोलेस्ट्रॉल आदि जमा होने के कारण इनकी कैविटी को संकरा यानी पतला हो जाना होता है और हृदय के वाल का लचीलापन में कमी आ जाता है, जिससे सांस लेने में भी कठिनाई होती है, साथ साथ जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें भी कमी आती है। अगला है मूत्र मार्गीय तंत्र संबंधित परिवर्तन यानी यूरिनरी सिस्टम चेंजेस। तो वृक्क की क्रियाशीलता यानी किडनी की क्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है, नेफ्रॉन की संख्या घट जाती है, मूत्र मार्गीय जो छिद्र होते हैं उनमें टोन का कम हो जाना होता है, उसकी क्षमता घट जाती है मूत्राशय का, और जो सबसे बाहरी छिद्र होता है उस पर भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला है जनन संबंधित परिवर्तन या जनन तंत्र संबंधित परिवर्तन। तो पुरुषों में सीसन यानी पेनिस जो होता है या वृषण जो होता है उसके आकार में कमी आ जाती है, प्यूबिक हेयर कम होने लगता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम हो जाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाता है। महिलाओं में भी उसी प्रकार से स्तनों का आकार बढ़ जाता है, ढीले हो जाते हैं और निपल जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, साथ ही अंडाशय, गर्भाशय तथा योनि के आकार में भी कमी आती है। अब लैंगिक उत्तेजना में क्या क्या होता है, तो योनि स्राव का कम होना, योनि की शुष्क होना, प्यूबिक हेयर का कम होना, ये महिलाओं में होता है। अंतःस्रावी तंत्र में क्या होते हैं परिवर्तन, तो पहला है पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन का कम बनना। इस स्टेज में डायबिटीज मेलाइटिस 2 होने का संभावना बना रहता है, क्योंकि पैनक्रियाज जो होता है वह इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनाता है। और महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन भी कम मात्रा में स्रावित होता है या नहीं होता है। अगला है पेशीय कंकाल तंत्र यानी मसल स्केलेटन चेंजेस क्या क्या आते हैं, तो मांसपेशियों का आकार व टोन में कमी आ जाता है, हड्डी कमजोर होने लगती है, मांसपेशी भी कमजोर, मांसपेशी की मोटाई में भी कमी आ जाती है, जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे अकड़न आ जाती है, कमर झुक जाती है। तो ये सब चेंजेस जो आती हैं वो पेशीय कंकालीय तंत्र में आते हैं, ठीक है। साथ ही शरीर के अस्थियों का भी खोखला हो जाना होता है। अब आते हैं तंत्रिका तंत्र परिवर्तन यानी नर्वस चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो सेंसरी और मोटर नर्व जो होते हैं उसकी भी सक्रियता कम होती है, जिससे किसी भी चीज़ का आभास नहीं हो पाता है, रिफ्लेक्स में कमी आ जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, व्यक्तियों की रुचि में कमी आने लगती है, प्रतिक्रिया दर धीमी पड़ जाती है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अन्य में क्या क्या आता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे आसानी से बीमार पड़ने का खतरा रहता है, मानसिक क्षमता घट जाती है, हार्मोन स्राव कम होने लगता है, वृद्ध व्यक्ति अनाकर्षक प्रतीत होने लगता है यानी अच्छा दिखाई नहीं देता है, साथ ही सभी क्षमताएं घट जाती है और दूसरों पर निर्भर होने शुरू होता है। ये सब जो होता है वो अन्य में आता है। अगला है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका को बताना है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये जो होती हैं वो सर्वे और गृह मुलाकात द्वारा परिवार तथा समुदाय के लोगों के संपर्क में आती हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से स्वास्थ्य संबंधित समस्या या स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनका असेसमेंट तैयार कर लिया जाता है या आवश्यकता का पता लगा लिया जाता है। दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों के सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। नर्स समुदाय के लोगों की देखभाल प्रदान करने से पूर्व किए जाने वाले आकलन तथा देखभाल के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में अधिकाधिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रेरित करना। यानी कुल मिला के बात करें तो नर्स का जो पहला भूमिका होता है वो होता है घर घर जाके सर्वे करना, गृह मुलाकात करना यानी होम विजिट करके और समुदाय के लोगों से संपर्क स्थापित करना,
ठीक है, और उनसे जो स्वास्थ्य संबंधित देखभाल है उनको पता लगाना, साथ ही उचित देखभाल संबंधित शिक्षा भी प्रदान करना। दूसरा, उनका सहभागिता भी बढ़ाना। ठीक है, जो भी स्वास्थ्य शिक्षा है या स्वास्थ्य में इन्वॉल्व है वो समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना। अगला है अन्य विकासी कार्यक्रम से समन्वय रखना। जो भी अन्य विकास वाले कार्यक्रम हैं या हेल्थ वाले कार्यक्रम हैं या कृषि संबंधित, शिक्षा, आवास, संचार, उद्योग, समाज, जलापूर्ति, यातायात, इन सब से जो संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनसे भी लगातार समन्वय स्थापित करना और होम विजिट के दौरान या समुदाय में विजिट के दौरान सबको सामने रखना। अगला, आपातकालीन तथा समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। नर्स समुदाय के लोगों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना तथा बीमारी गंभीर होने पर वह मरीज की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के पास उचित उपचार के लिए रेफर करती है। ठीक है, वह सामान्य बीमारी होने पर देखभाल प्रदान करती है। अगर किसी प्रकार का इमरजेंसी हो तो ये अपने से सीनियर को तुरंत इन्फॉर्म भी करना होता है, साथ ही मरीज को कठिन स्थिति के तौर पे उसको ऊपर के अस्पतालों में रेफर भी करना होता है। महामारी संबंधित निगरानी रखना। ठीक है, जो एपिडेमिक होता है, महामारी होता है, उससे संबंधित भी नज़र हमेशा बनाए रखना और उससे आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल तथा उपचार भी प्रदान करना होता है। साथ ही जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको स्वास्थ्य संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको देना, निरीक्षण करना और उस पर असेसमेंट बनाना भी स्वास्थ्य नर्स का कार्य होता है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य होता है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना। सामुदायिक नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखती है तथा आवश्यकता अनुसार इसके नियोजन एवं क्रियान्वयन में वांछित परिवर्तन कर इससे अधिक सफल तथा प्रभावी बनाने में प्रयास करती है। जो भी सामुदायिक स्तर पे जो प्राथमिक देखभाल है उस पर भी ये नज़र रखती है और उससे संबंधित जो भी नियोजन या क्रियान्वयन है उसको करती है। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका। ठीक है, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसमें सामुदायिक नर्स की क्या भूमिका है, तो इसमें जो भूमिका होती है वही है जानकारी को एकत्रित कर जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती हैं वो सामुदायिक स्तर पर परिवार के सदस्यों की संख्या, ठीक है, उम्र, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्तर, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मासिक आय, टीकाकरण आदि की जानकारी पारिवारिक स्तर पर रखती है। साथ ही सामुदायिक स्तर पर भी सारे समुदाय की, ठीक है, ये सब जो जानकारी है वो अपने अंदर या अपने साथ स्टोर करके रखती है। साथ ही समुदाय या परिवार में क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर बात विचार कर उसका समुदाय का जो भी बीमारी है या परिवार संबंधी जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है उसको पता लगाती है और उसको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं होती हैं उसके लाभों के बारे में भी बताती है और उसको लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं, टीकाकरण, इस सब के बारे में भी बताना सामुदायिक नर्स का कार्य होता है। अगला, निरीक्षण करना। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अधीनस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायकों आदि के कार्यों को देखभाल करती है। वह परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदत्त देखभाल का भी निरीक्षण करती है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य होता है वो अपने अंडर जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, साथ ही सामुदायिक, पारिवारिक या आसपास के माहौल पे भी नज़र रखना, उसका असेसमेंट तैयार करना भी इसका कार्य होता है। साथ ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती हैं वो स्वास्थ्य शिक्षा को भी प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला, रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती हैं वो रिसर्च के साथ साथ सर्वेक्षण, जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करती हैं। साथ ही जो एकत्रित किए गए आंकड़े होते हैं उसको रिकॉर्डिंग भी करती है या रिकॉर्ड करके रखती है, साथ ही उसको रिपोर्ट भी करती है अपने सीनियर को। और भी होता है जिसमें शिविरों का आयोजन करते हैं यानी हेल्थ कैंप लगाते हैं और जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं, शिक्षा है, उसको प्रचार प्रसार करती है। जो भी दवा वगैरह देना है वो इसी कैंप के माध्यम से जांच पड़ताल कर दवा उपलब्ध कराती है। साथ ही मूल्यांकन भी करती है यानी असेसमेंट भी तैयार करती है। ठीक है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करती है तथा इन स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के पश्चात परिवार के सदस्यों के
स्वास्थ्य स्तर में आए परिवर्तनों को भी नोट करती है और मूल्यांकन के दौरान वह परिवार कल्याण नियोजन एवं क्रियान्वयन में रही खामियों के लिए भी जिम्मेवार होती है एवं उनके उपकरणों का पता करने का प्रयास करती हैं। जो भी कमी बेसी है उसका भी जिम्मेवार स्वास्थ्य नर्स ही होती हैं और जो भी मूल्यांकन करना है या फिर स्वास्थ्य संबंधित देखभाल करना है वो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का ही जिम्मेवारी होता है, जिसमें वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर, ठीक है, उस पर असेसमेंट तैयार करती है और उसको अपने सीनियर के समक्ष पेश करती है, ठीक है, और जो भी उसमें खामियां होती हैं उसको दूर करने का कोशिश किया जाता है। यही होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।